हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश ऑफ फिजिक्स मेंटर और आज हम नया चैप्टर जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर फर्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं। आज इंट्रोडक्शन हाइगेन्स प्रिंसिपल को चर्चा करेंगे। अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखें और साथ साथ ऐप को डाउनलोड करें ताकि सीक्वेंस में वीडियो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। चलो बढ़िया है। पहला जो नियम था या न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग या इस चर्चा के अकॉर्डिंग क्या था, इसको ऊपर कर दें, कोई मतलब नहीं, हम जो पढ़ने वाले हैं वो है। अब वेव की चर्चाओं में अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी चर्चाएं दी जिससे हम काम करना स्टार्ट करेंगे। थ्योरी का पार्ट रहेगा पर शानदार रहेगा। आइए मेरे साथ। पहला, लाइट कंसिस्ट टाइनी पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स कैसे हैं? मासलेस हैं, इलास्टिक है, रिजिड हैं, रिजिड लिख दो, इलास्टिक मत लिखो, एनी शेप के हैं। अब ऐसा क्यों? देख, मान ले एक लाइट ट्यूबलाइट जल रही है, मान ले, ऐसा कर सकते हैं। ट्यूबलाइट जल रही है, उसमें हम बोल रहे हैं वेव निकलनी स्टार्ट हो रही है, लाइट रेज निकलने की बात कर सकते हैं। अगर उनका कुछ मास होगा तो सिर पे आके लगेंगे और सिर फोड़ देंगे, इसलिए क्या बोला, मासलेस है, रिजिड है। सही चर्चा है। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन and different speed in different medium। अब देख, इसने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो स्पीड है वेव की वो अलग अलग होगी मीडियम्स के अंदर। इनके अकॉर्डिंग डेंसर मीडियम में ज़्यादा, रेयर में कम होगी वेव के लिए। ठीक है, सही चर्चा है। अभी थ्योरी का पार्ट है, समझो ना इस चीज को। थर्ड, इन्होंने क्या बोला, मतलब ये चीजों को जो बता रहे थे, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को तो समझा पाए, इन्होंने एक्सप्लेन करा, बट इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को समझा नहीं पाए। क्या नहीं समझा पाए? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को नहीं समझा पाए। कैन नॉट एक्सप्लेन। रे हाँ, क्या दिक्कत करो। टाइनी पार्टिकल्स की बात करना स्टार्ट की, स्ट्रेट लाइन की बात करना स्टार्ट की, और साथ साथ बोला कि डिफरेंट मीडियम की बात करना स्टार्ट करें तो इनके लिए स्पीड अलग अलग होती है। हम जानते भी हैं इस चीज को, पर ये जो इन्होंने बोला था, डेंसर में ज्यादा होगी वेव और रेयर में कम होगी। दो थ्योरी दे चुके थे अपनी, कौन सी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। इन्होंने प्रूव कर दिया था इनके अकॉर्डिंग। आपको जानकर बड़ा अचंभा होगा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक थ्योरी और आई थी, डच साइंटिस्ट थे हाइगेन्स। पर इसके कारण, किसके कारण, इस नाम के कारण इनको बहुत मान्यता मिली कि हाँ भाई ये सही है। बहुत टाइम तक ये थ्योरी चलती रही। इस थ्योरी के बीच में ही हाइगेन्स प्रिंसिपल आ गया था, पर माना नहीं गया। फिर उन्हें प्रूव करना स्टार्ट किया। थोड़ी सी चर्चा बता देते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किस प्रकार इन्होंने बताया। वो बोल रहे थे कि अगर रिफ्लेक्शन की बात करते हो, रिफ्लेक्शन की, तो क्या बोला उन्होंने ये बोला कि जैसे हमारा ये टाइनी पार्टिकल्स हैं, इस तरह कुछ है, मतलब ये मान लो, इसको मैं थोड़ा सही बताता हूँ, ये मान लो इस तरह बात करना स्टार्ट की, ये क्या करेंगे, इस तरह रिफ्लेक्ट करेंगे। और रिफ्रैक्शन की चर्चा में क्या बोला इन्होंने, दो मीडियम्स हैं, मान लो एक रेयर्ड मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये टाइनी पार्टिकल्स की बात करना स्टार्ट की, करी।
अच्छा हुआ क्या, हुआ ये कि ये पार्टिकल्स को ये सारे जो हैं वो नीचे की ओर फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। अरे यहीं कहीं लगेगा फोर्स, तो एक नेट फोर्स नीचे की ओर इस तरह लगा और ये क्या हो गया, इसका रिफ्रैक्शन होना स्टार्ट हो गया। नॉर्मल सी बात है, नज़दीक आ गई। वो नेट फोर्स के कारण, मतलब जो पार्टिकल्स हैं उसको खींचना स्टार्ट किया, उसके कारण बीच में कहीं एक नेट रिजल्टेंट आ गया। किसके लिए, टाइनी पार्टिकल्स के लिए। क्या पढ़ा, टाइनी पार्टिकल्स की बात करना प्रारंभ की, आराम से टाइनी पार्टिकल्स की बात करना प्रारंभ की, स्ट्रेट लाइन की बात करना स्टार्ट की, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड की बात करना स्टार्ट की, कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलते हैं इसको, न्यूटन्स की। इसी के बीच में डच साइंटिस्ट कौन थे, हाइगेंस, वो आए। ऊपर कर दूं इसको, बड़ा हो गया भाई, हाँ चलो ठीक है चलेगा। हाइगेंस थ्योरी, आओ मेरे संग। इन्होंने क्या बोला कि लाइट मैकेनिकल वेव, कि क्या लाइट एक मैकेनिकल वेव की तरह काम करती है, और हम जानते हैं मैकेनिकल वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि आप ये बात बोल रहे हो वेव के लिए कि ये मैकेनिकल वेव है, तो इसको प्रूव तो करो। सन से अर्थ तक की जो वेव आती है वो कैसे आती है। उन्होंने बोला ये सन है और ये अर्थ है, अच्छा भाई, अरे भाई क्यों कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इनके बीच में एक ऐसा मीडियम है जिसका नाम था एथर। इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा फॉर्म है E/ρ, ये वेरी इलास्टिक और वेरी डाइल्यूट की बात करते हैं। इलास्टिक की वैल्यू ज्यादा होगी तो V की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जैसे। तो इन्होंने क्या बोला, एथर एक अपने आप में मीडियम की बात कर रहा है, वो आर और आर वाला की बात नहीं कर रहे। इलास्टिक बहुत ज्यादा होगा तो V की वैल्यू अपने आप बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो इन्होंने बोला इसके बीच में एक मीडियम होता है जिसका नाम एथर दिया, इसके कारण जो वेव है वो चल पाती है। अपनी थ्योरी दी थी ना भाई इन्होंने, तो उसके अकॉर्डिंग बोला ना उन्होंने, क्या दिक्कत कर रहे हो। आप जानते हैं वेव जो होती है वो ट्रांसफर वेव की तरह भांति व्यवहार करती है, पर इनके अकॉर्डिंग लॉन्गिट्यूडनल थी। सही चर्चा है, कोई परेशानी नहीं, चलो ठीक है। इसके बाद थर्ड थ्योरी जानते हैं कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कारण बनने वाली जो वेव्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव, ये 8वें चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि एक तो पढ़ा कि न्यूटन जब आए थे सर, उन्होंने बोला था कि टाइनी पार्टिकल्स की बात करना स्टार्ट की, कॉर्पोरेक्सल थ्योरी की बात करना स्टार्ट की थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि डेंसर मीडियम में ज़्यादा और रेयर की बात कम करते हैं, मीडियम्स की रिक्वायरमेंट रहती है और मीडियम्स अलग अलग से स्पीड की वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है, ये बात समझ आती है। सेकंड में हाइगेंस आ गए थे। हाइगेंस ने क्या बोला कि लाइट एक मैकेनिकल वेव की तरह भांति व्यवहार करती है, और हम जानते हैं मैकेनिकल वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है, और मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है तो हम क्या बोलेंगे कि हमें बताओ मीडियम है कहाँ, सन से अर्थ में मीडियम कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि सन से अर्थ के आसपास एक ईथर प्रकार का एक मीडियम है, वेरी डाइल्यूट की बात कर सकते हैं, इलास्टिक की बात कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, वो वेव चलेगी, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज़ थी, इतनी डेप्थ में कोई जाता नहीं, पर हमने पढ़ लिया। पहला है न्यूटन्स थ्योरी ऑफ लाइट, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट।
द लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पल्स विच आर शॉट आउट एट हाई स्पीड बाय ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन द reflection and refraction and rectilinear propagation of light, but interference, diffraction, polarization को नहीं समझा पाई. हाइगेंस की जो थ्योरी थी वो इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन को दोनों को इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को समझा पाई थी, पर पोलराइजेशन को नहीं समझा पाई थी, क्योंकि पोलराइजेशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करना स्टार्ट करती है, उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती. पर इन्होंने बोला था लाइट एक मैकेनिकल वेव की तरह भांति व्यवहार करती है तो उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है. किसने? हाइगेंस ने बोला था ऐसा. पर हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. अब तो प्रूव कर चुके हैं ना हम. करेक्ट है. चलो ठीक. वेव थ्योरी ऑफ लाइट, अब ये कौन थे? हाइगेंस ने दी थी. डच साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन हाइगेंस. सजेस्टेड दैट लाइट ट्रेवल्स इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. तो हमारी अभी वेव जो बनती है वो कैसी है? ट्रांसवर्स वेव है. जानते हो भाई, कितनी बार पढ़ चुके हो. वेव को बता के आ नहीं चुके, सुपरपोजिशन का काम करके आ नहीं चुके. इधर भी है, थर्ड पार्ट में लेंगे उसको. जस्ट एज साउंड प्रोपेगेट, मतलब क्या बोला था कि हाँ रेयर मीडियम फिर डेंसर, रेयर डेंसर. अरे उसको हमने क्या बोला था कि पहले पास पास हैं फिर दूर है, फिर पास पास फिर दूर, पास दूर पास दूर, ऐसे नजदीकियां दूरियां नजदीकियां दूरियां. दैट लाइट वेव्स प्रोपेगेट थ्रू ऑल परवेंटिंग हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड एथर. सही मानते हो? सही मानते हो? अरे मानना पड़ेगा जी, थ्योरी है, माननी पड़ेगी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट वेव्स, EMW वेव्स. हाँ, मैक्सवेल पूरा चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं. मैक्सवेल सजेस्टेड दैट लाइट प्रोपेगेट्स एज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन. बिल्कुल करेक्ट बात है. इसमें क्या दिक्कत करोगे? अरे क्या दिक्कत? दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच रिक्वायर नो मीडियम फॉर प्रोपेगेशन. बता दिया. और 8वां चैप्टर इस पर पूरा पढ़ के आए बेटा. लाला क्यों दिक्कत कर रहा है? दिक्कत तो सर हमें कोई और कर रहा है. हाँ तो मनाओ ना. चलो ठीक है, आओ आ जाओ जी. वेव फ्रंट्स की बात करना स्टार्ट करते हैं. थ्योरी देख लो. अब देखो, हाइगेंस ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनकी थ्योरी अब मानना स्टार्ट कर दिया लोगों ने. अब ये क्या करेंगे? अब काम करना स्टार्ट करेंगे. आओ मेरे संग. अब हमारा एक्चुअली क्या चैप्टर स्टार्ट होता है? पहले भी स्टार्ट हो गया था. पहले तो क्या बोले, नहीं मैं कुछ देख रहा था. चलो, अब बहुत तरीके से काम चलेगा. मैंने बोला कि कोई ये सोर्स है, सही चर्चा. एक सोर्स से सेम फेज में वेव फ्रंट्स बनेंगे. सर बताओ, सुनना, बहुत तरीके की बात है. इस सोर्स से मान ले लाइट रेज इस तरह की, अभी रेज में चल रहे हैं, फिर आगे कम करेंगे. टक टक एंड टक. अब हुआ क्या? हुआ ये कि इस सोर्स के लिए हमने बोला, अब 2 मिनट 1 सेकंड देना मेरे को बस. थोड़ा टेढ़ा बन गया क्या? अंडाकार सा बन गया ना? यार ये तो गलती है तुम्हारी, माफी मांगते हैं इसके लिए. नादान नहीं है, परेशान भी नहीं है, फिर क्या है? अरे कुछ नहीं है यार, काहे परेशान हो रहे ऐसे? अरे रुक जाओ रे यार, पेंटिंग खराब नहीं होनी चाहिए. वक्त लगेगा तभी तो फल मिलेगा राजा, हैं? चलो ठीक बात है. कंसेंट्रिक शेल्स की बात करना स्टार्ट करी हमने.
अब ये हुआ क्या, हुआ ये कि अगर हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको, अगर एक सोर्स के लिए सेम फेज की बात कर रहे हो तो हम बोलते हैं कि ये जो बनने वाले शेल्स हैं इसको बोलते हैं क्या, वेव फ्रंट्स। अरे सर ये तो समझ ही नहीं आया हमें, आप ऐसे ही तुक्का सा मार के, अरे नहीं समझ इस चीज को। मान ले ये t बराबर 0 की बात करना प्रारंभ कर रहा है, सुनना बहुत तरीके की बात है। अगर मैंने बोला यहां पर कुछ बात करते हो किसकी, t बराबर t टाइम की, चर्चा से वाकिफ रहना, यहां पर रहते हो वाकिफ रहना, यहां पर रहते हो वाकिफ रहना, और यहां पर रहते हो तो भी वाकिफ रहना। मैंने बोला कि t टाइम पर सभी के लिए जो इस वेव फ्रंट की बात करोगे वो सेम होगी। कैसे, मान ले बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 11वीं क्लास का एक छोटा सा पार्ट, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चलेगा। v इंटू टी बराबर में d, हाँ या ना, अरे गजब कर रहे हो यार। v की जगह में ले ले c, ले भाई, मतलब हर एक पॉइंट से जो यहां तक की डिस्टेंस है वो क्या है, ct है। कुछ भी ले सकते हो भाई, vt ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने का तरीका है बस। अब सिंपल वे में, और ये क्या है, स्पेयर्स की बात कर रहा है, सर्किल नहीं स्पेयर। अब मैंने बोला एक बात समझना यार, एक स्पेयर के लिए मैं सिंपल सी बात करता हूं, यहां से लेकर यहां तक, यहां से आर की वैल्यू क्या सेम ही तो रहेगी, वही बात है। अभी सेकेंडरी वेव फ्रंट आगे आएगा, इंतजार कीजिए बता देंगे। समझ मानता है इसको, अरे मानना पड़ेगा जी, चलो ठीक है। ये वेव फ्रंट है, सेम फेज की बात करेगा, कंसेंट्रिक शेल्स बना दिए, हर एक वेव फ्रंट आगे सोर्स का काम करना स्टार्ट करेगा, वो आगे आएगा, इंतजार करो। चलो ठीक बात है, फेज सेम है, एक ही लोकस की बात करते हैं, अरे लोटस फूल नहीं लोकस, सही चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब चर्चाओं में चर्चा क्या होगी, रेज जो होते हैं हमेशा परपेंडिकुलर की बात करना स्टार्ट करते हैं किसी भी वेव फ्रंट के प्लेन के लिए। इसके लिए तीन काम करें, एक सिलेंड्रिकल के लिए, एक लाइन के लिए और एक प्लेन के लिए। आज कौन कौन से थे, पहला था स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा था सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और थर्ड क्या था, लाइन बोल दो या प्लेन बोल दो, समझ मानते हो। अब देख समझ, वेव फ्रंट क्या है, एक सोर्स से, अभी सही है, एक सोर्स से रेज की बात करना स्टार्ट की, हमेशा स्ट्रेट लाइन की बात करना स्टार्ट करेगी, आउटवर्ड की बात करना स्टार्ट करेगी, और वेव फ्रंट की हमेशा परपेंडिकुलर की बात करना स्टार्ट करेगी। ये आगे आएगा पर बता दिया अभी, समझ मान रहे हो, मानना पड़ेगा जिसको। आपको बताया इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वीटी 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 सभी में मतलब बराबर हैं, चीजों को समझो, समझ मानते हो। अब आगे पढ़ने वाले हैं क्या, थ्योरी। दस ए वेव फ्रंट सरफेस, अरे भाई क्या कर रहा है ऐसे, ऑफ कांस्टेंट फेज की बात करेंगे, सेम फेज कांस्टेंट फेज बराबर बात है। द स्पीड विद विच द वेव फ्रंट मूव्स आउटवर्ड, बोला फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड द फेज स्पीड, सही चर्चा है। आउटवर्ड की बात करते हैं और स्पीड की बात कर सकते हैं सोर्स के लिए जो सोर्स से निकल रही है। पहला स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, इन केस ऑफ वेव्स ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स द वेव फ्रंट्स आर स्फेरिकल इन शेप। कैसे, देख ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट लिखा भी हुआ है जो आपको दिख नहीं रहा होगा, साफ बना है डायग्राम, चलो ठीक है। ये क्या है, लाइट रेज, इतना बढ़िया डायग्राम को जो दिख भी नहीं रहा हमें। तो लाइट रेज आउटवर्ड की बात कर रहा है, साथ ही साथ वो वेव फ्रंट की बात कर रहा है, समझ मान रहे हो। आपको एक सेकंड वाला बताऊं क्या मैं, मान ले ये इस तरह की रेज की बात कर रहा, बीम ऑफ रेज बोल सकते हैं इसको, पढ़ के आ चुके हो भाई। इसके बीच में तुमने एक सिलेंडर का निर्माण कर दिया, बना दिया, काहे दिक्कत कर रहे हो। इस सोर्स ऑफ पॉइंट के लिए
ये क्या हो गया, सिलेंड्रिकल की बात करना स्टार्ट करेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए बात करना स्टार्ट करेगा। दिखाते हैं आज। दिस इज बिकॉज ऑल सच पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट। बोला था ना वीटी की बात करेंगे, सही चर्चा है। फ्रॉम द पॉइंट सोर्स विल लाई ऑन ए स्फीयर एंड द डिस्टर्बेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स एस विल रीच ऑल पॉइंट साइमल्टेनियसली। इसलिए आपको मैंने 11वीं की फॉर्म से जो फॉर्मूला बताया था वही था। दिक्कत करोगे क्या? अरे आसान है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट चेक कर सकते हो, जो आपको मैंने बताया था। इस तरह रेस की बात कर रहे, देख ये देख, सही चर्चा है। किसी भी शेप साइज की बात करें, when the source of light is linear in shape such as fine rectangular slit, the wavefront is cylindrical in shape। बस इतना ही लिखना बहुत काफी था। This is because the locus of such points which are equidistant from the linear source will be cylinder। समझ गए? चलो ठीक है। थर्ड क्या है? प्लेन। अब सुन, इसके बारे में एक चर्चा बताता हूँ। इससे तो मैं 2 पॉइंट क्लियर करता हूँ। इससे दिख गया? मान ले क्या सर, दोस्त तो बोले थे मान ले, सही बात है वो जो मैंने बताई थी, जो मेरे बारे में पूछ रहा था। चलो, ये तुम्हारी बीम ऑफ रेज होगी। वेव फ्रंट का एक ही फंडा है, रेज के परपेंडिकुलर। मतलब ये आपका वेव फ्रंट, ये आपका वेव फ्रंट मानना है, अभी आगे प्रूव कर देंगे। ये इसकी बात करेगा, ये हमेशा रेज के परपेंडिकुलर होगी। सही चर्चा है। अब प्लेन वेव फ्रंट में देख क्या हुआ, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एडवांस, इट कर्वेचर डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, सो ए स्मॉल पोर्शन ऑफ सच वेव फ्रंट्स आर लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स विल बी ए प्लेन वेव फ्रंट। मतलब ये रे ऑफ लाइट थी, बीच में इसके क्या हो गया, एक वेव फ्रंट आ गया इस तरह से, खचक खचक खचक, परपेंडिकुलर तो ही भाई। अरे गजब कर रहा है तू तो जमा। ये वेव फ्रंट है, ये रेज आई इसके इस तरह निकल गई। अब तू इस वेव फ्रंट को इस तरह देख, दिख रहा है क्या? है क्या परपेंडिकुलर? बिल्कुल है। और यही रे ऑफ लाइट का काम होता है वेव फ्रंट के साथ। अगर ये समझ पाओगे रिफ्लेक्शन का पार्ट, तभी समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समझ मानते हो प्लेन वेव फ्रंट? चलो ठीक। रे ऑफ लाइट सुनो जी, रे ऑफ लाइट जानते हो, रे ऑफ लाइट तो पढ़ के रे ऑप्टिक्स पूरा पढ़े। रे ऑफ लाइट के लिए अगर हम बात करना चाहें कि वही जो मैंने 2 पॉइंट बताए थे, वेव फ्रंट के लिए हमेशा परपेंडिकुलर की बात करना स्टार्ट करेगा। सही चर्चा है। आपको डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, जो जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है उसके बारे में बताएगा। पढ़ते हैं। ए एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, स्टार मार्क करो, in the direction of propagation of wave is called a ray। ये तो पहले चैप्टर 9 चैप्टर के पहले पार्ट में पढ़ लिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कह रहा हूं, स्टार मार्क कर लो। उसका नाम लिखना है, नाम लिख लो, जिसका नाम लिखना है लिख लो, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सर नाम किसका लिखें, नाम लिखने वाला कोई है ही नहीं, मेरा लिख लो, क्या दिक्कत करो। ए रे ऑफ लाइट रिप्रेजेंट द पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल, ये तो पता है। इट वी मेजर द सेपरेशन बिटवीन ए पेयर ऑफ वेव फ्रंट्स along any ray, it is found to be a constant। किसी भी रे के साथ उसके लिए वेव फ्रंट की जो बात कर रहे हैं वो हमेशा कांस्टेंट ही बात करेगा। सेम फेज, कांस्टेंट फेज की बात कर चुके हैं, परपेंडिकुलर की बात कर चुके हैं, उसकी डायरेक्शन के ट्रैवल की बात कर चुके हैं। तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बारी बारी इसको दलिया मत बनाना प्लीज। हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे फिर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मेरा नाम लिखिए। रे आज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट्स, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। द टाइम टेकन ऑफ लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट सेम अलोंग एनी रे। अगर तुम इस पॉइंट को नहीं समझ पा रहे तो लास्ट के 7 मिनट बैक कर लो और समझ के आओ। हर पॉइंट पे इक्वी डिस्टेंट की बात करी थी या नहीं करी थी? करी थी। अरे मैं बोल रहा हूं थ्योरी का पार्ट रहता है भाई,
इसकी तन्हाई को तो समझो। अरे यार तुम गजब कर रहे हो यार। हर रे के लिए वन वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट की बात करना। अरे दूसरा वेवफ्रंट सेकेंडरी वेवफ्रंट की बात करेंगे, इसको वेवलेट का नाम दिया और कुछ भी नहीं है यार। अभी देखना बताएंगे। सही चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देख, ये देख इसके परपेंडिकुलर प्लेन ए डब्ल्यू मतलब वेवफ्रंट की बात कर रहा है। ए प्लेन वेवफ्रंट द रेज पैरेलल, ए ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज इज कॉल्ड क्या है, बीम ऑफ लाइट। बस। और सेकंड में क्या बोला गया है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की बात करना प्रारंभ किए हैं। ए स्पेरिकल वेव फ्रंट द रेज इधर कन्वर्ज टू ए पॉइंट और डाइवर्ज द पॉइंट। जब रेज मिल जाती हैं उसको कन्वर्ज बोलते हैं। अब बताओ लेंस में बात करे जाओगे तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, कन्वेक्स की बात करोगे या कनकेव की बात करोगे। कन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग, कनकेव का मतलब डाइवर्जिंग लेंस। ये रेज आई, ये कन्वर्ज होगी तो उसका बोलेंगे कन्वर्जिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट, डाइवर्जिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट। रुक रहे, सॉरी डी। सी सीधा डाइवर्जिंग बोल दो बस, क्या दिक्कत कर रहे हो, ऐसा मतलब कोई दिक्कत नहीं। सही चर्चा है। अरे आसान चीज़ है यार, क्या दिक्कत कर रहे हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक बात है। हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकंड वेवलेट्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। आजो कहाँ, जहां पर सही चर्चा है। गुजर गया वो किसी दिन जो गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने ही वाला था। अरे सर, राहत इंदौरी। आ जाओ जी, अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट के बारे में। तुम्हें एक चर्चा बताऊं मैं, बढ़िया टॉपिक है। आपको पता है एक चीज क्या, कि जो वेव फ्रंट होता है वो एक न्यू सोर्स का काम करता है, नहीं पता? आ जाओ। एवरी wave front fresh source of wavelets या wave front, fresh source of wave, fresh source लिख दो बस, बहुत है। बिहेव लाइक, एक वेव फ्रंट की जब बात करते हैं वो एक फ्रेश सोर्स के की तरह दिखता है। सर समझ नहीं आया, आओ मेरे साथ, हटा दो इसको एक बार, कुछ मतलब नहीं है इसको। अरे काय बेइज्जती कर रहा भाई। मान ले एक सेकंड, अब सुनना जी मेरी बात बहुत तरीके से। अरे सुनो तो सही, काय दिक्कत कर रहे हो। मान लो यहां कोई पॉइंट है, नजदीक मत बनाओ भाई। होगा क्या, इससे एक वेव फ्रंट बना, इस तरह से। ये जो वेव फ्रंट्स बने हैं ना, ये वेव फ्रंट्स एक फ्रेश सोर्स का काम करना स्टार्ट करेंगे। मतलब इसके बाद भी ए डैश, बी डैश, बी है, सी डैश, अरे रे भाई, सी डैश,
डी डी डैश और ई ई डैश। देख क्या करते हैं, वेव फ्रंट से एक जो सोर्स बना है उस पर एक टेंजेंट खींचते हैं। सही चर्चा है, वापस बोल रहा हूँ, वेव फ्रंट से बना है नया सोर्स, उस पर टेंजेंट खींचा। आपको जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश एंड ई डैश, दे आर परपेंडिकुलर टू द सोर्स ऑफ वेव फ्रंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेट्स। सर ऊपर से ही जा रहा है, काहे करें हम, ये बोलना चाह रहे हो, समझ गया तुम्हारी भावनाओं को मैं, अरे मतलब फीलिंग। चलो ठीक है, आओ देख क्या हुआ, समझ, सब चीज भूल जाए एक बार। हाइगेन ने सेकेंडरी वेव फ्रंट की बात करना स्टार्ट की। क्या बोला उन्होंने, बोला कि जो नया वेव फ्रंट बनता है या जो वेव फ्रंट बनता है वो एक सोर्स का काम करेगा। मान ले मैंने बोला एक लाइट है, ठीक है, इस लाइट को मैंने वहां चमकाया, वो लाइट का एक सोर्स बना, वो सोर्स बना बोल रहा हूं, वो लाइट जो है वो सोर्स का काम आगे लाइट बनाएगी। अरे मानने की चीज है, दिमाग में डल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत करोगे ना। अब मैंने क्या बोला कि हमने जो वेव फ्रंट बनाए हैं ए बी सी डी जितने भी हैं, ये अब एक नया सोर्स का काम करना स्टार्ट करेंगे और आगे अपने वेव फ्रंट्स बनाएंगे। सही है, सही चर्चा है। अच्छा, अब मैंने बोला चलो समझ आती है, चलो आपने बोल दिया बनाएंगे, तो आपने हमेशा बोला था रे ऑफ लाइट जो है इसके परपेंडिकुलर है, बिल्कुल बोला, हमने इसके टेंजेंट बनाया और हमने देखा कि ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश और ई डैश, दे आर परपेंडिकुलर। ये देख, ये अपना वेव फ्रंट था और ये इसकी रेस की बात करना है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है क्या? अरे, और सबसे बड़ी बात, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश आफ्टर टाइम टी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम this point, this point, this point, this point and this point। क्लियर है चाचा? फिर तुम बोलोगे सर तेज काहे बोल रहे हो, अरे समझो इस चीज को, बहुत आसान चीज यार, मुश्किल बना देते हो तुम। हर वेवलेट्स बोलते हैं इसको, इसको छोड़ दो एक बार। हर एक वेव फ्रंट से एक नया फ्रेश सोर्स बनेगा, फ्रेश, ठीक है। वो क्या काम करेगा, वो आगे अपना वेव फ्रंट की बात करें जिसको हमने वेवलेट नाम दिया। सही चर्चा। अब हमने क्या बोला, इस पर टेंजेंट बनाया, रे मान रे, ठीक है, ठीक है बराबर। अब मैंने बोला ए डैश, बी डैश, सी डैश, दिस इज द, ये इन्होंने सोर्स का काम किया। इसके आगे सेकेंडरी वेव फ्रंट की बात करें जिसको हमने वेवलेट नाम दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब नामिंग है, ए बी ले लो, सी डी ले लो, ई एफ बी ले लो, जो भी लेना ले लो, और कुछ भी नहीं है। थ्योरी का पार्ट है, चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। अब मैं एक एक लाइन जो हमने बनाई है ना, उसको अब मैं आपको बताता हूँ। According to Huygens principle, each point of wavefront is a source of secondary waves which add to give the wavefront of any later time। आओ जी मेरे साथ। The principle of based on the following assumptions। अब इसके बारे में चर्चा, अब एक एक लाइन, पॉइंट ज़्यादा है थोड़े से पर पढ़ना ज़रूरी है। Each point of wavefront acts as a fresh source of new disturbance called secondary wave of wavelets। लो भैया आपको बोल दिया था मैंने, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। सही है, हर एक पॉइंट न्यू डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा जिसको हमने वेवलेट नाम दिया। ये मैं नाम तो बता दिया ना तुम्हें, क्या दिक्कत कर रहे हो? चलो ठीक है। द सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। वीटी 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 सीटी सीटी सेम बताया था। समझ मानते हो? अरे बेटा समझ इस चीज को। ये देख, इसमें ए बी सी डी ई, टेंजेंट, बराबर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, सारी चीजें प्रूव होगी। मेरे को लगता नहीं दिक्कत करोगे, अब बहुत प्यार से समझ आ जाएगा तुम्हें। द न्यू वेव फ्रंट इज एनी लेटर टाइम गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवेलप टेंजेंशियल सरफेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। चेक करो, टेंजेंशियल ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स एट द टाइम टी की बात करना स्टार्ट करेगा। अब देखना, टी इक्विडिस्टेंट की बात करना स्टार्ट करेगा। हाइगेंस कंस्ट्रक्शन अब बनाना स्टार्ट करते हैं। इतनी देर क्या किया था, बनाया था भाई। लेट ए बी द पोजिशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ए बी कौन सा है, ये ले लें या ये ले लो, ये भी। इट्स लेफ्ट हैज रिसीव्ड द वेव वाइल द रीजन ऑफ द राइट इज द अनडिस्टर्ब्ड, है ना, ये डिस्टर्ब नहीं है। सेकेंड पॉइंट आगे, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑफ ए बी बिकम ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। चेक कर लो, यही बात बोली थी भाई। चाहते तो मैं नहीं थ्योरी डालता, पर
थोड़ा दिक्कत करते हैं ना तुम। अब ये डिस्टर्बेंस क्या करेगा, अपना काम करना स्टार्ट करेगा। विच ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड ct टू फाइंड द न्यू वेव फ्रंट्स आफ्टर टाइम t वी ड्रॉ स्पेयर्स ऑफ रेडी ct फ्रॉम ईच पॉइंट ab। यहां से भाई, अरे हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। मान ले अगर इसको मैं ना बनाता ऐसे करके, मैं ऐसे बता देता तो भी चलता। मान ले, अब मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं तुम्हें, बहुत देर होगी ऐसे। ये मान ले एक रे आई, सही है, एक सेकंड रे यहां से आई, सही चर्चा है। अगर मैं बोलूंगा कि वेव फ्रंट बना के दिखा, बनाया, बिल्कुल बनाया। और ये इस रे के क्या है, परपेंडिकुलर है। सही मानता है, सही मानता है, मानना पड़ेगा। और ये आगे अपने वेव फ्रंट इस तरह बनाने स्टार्ट करेगा। फील मान ले ये 2 पॉइंट है इस तरह से, इस तरह से, अरे ऐसे मान लेना परपेंडिकुलर स्पेस है। ये अपना वेव फ्रंट छोड़ना स्टार्ट करेगा। अरे यार वो सुपर मारियो गेम में वो छोड़ता था, आग छोड़ता था, वैसे आग छोड़ रहा है, ठीक है। ये वेव छोड़ना स्टार्ट करेगा, मतलब इसके वेव फ्रंट हो गए इस तरह से, और ये इसके वेव फ्रंट है, खचक 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 खचक। जहां जहां ये जाएंगे वहां वहां नया डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे। इससे ज्यादा फील नहीं आ सकता भाई, सही बोल रहा हूं। अरे सीरियस नहीं हो रहे, सही बता रहे हैं। टू फाइंड न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t वी ड्रॉ स्पेयर्स ऑफ रेडी ct फ्रॉम ईच पॉइंट ab। अरे कहां गया, a डैश bb डैश cc डैश dd डैश, इस ab से द फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ टेंजेंशियल सरफेस cd secondary wavelet gives the new wavefront after time t. The lines AA dash, BB dash, CC dash, etc. are perpendicular to both AB and CD. सारी लाइनें बता चुके हैं और सारी लाइनें प्रूव करा चुके। इसके बाद भाई कुछ भी नहीं है, इसके बाद उसका नाम और यादें। चलो ठीक है। Along these lines, the energy flow from AB to CD. So these lines represent the rays. Rays are always normal to the wavefront. Iti siddham, hence proved. डायग्राम को वापस बताएं, समझो हमने क्या बोला। सुनो, अब इसको सब कुछ छोड़ दो, बहुत हो गया मजाक, अब करेंगे हम बढ़िया काम। चलो, अरे रुक जा रे यार, क्या दिक्कत कर रहा है। EAC FBD डायग्राम दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। अगर तुम चाहो तो इसको दिखा देते हैं डायग्राम। हाँ देख हुआ क्या, ये वेव्स की बात कर रहा है। इस वेव्स के लिए इसने अपना एक सेकेंडरी डिस्टरबेंस ऑफ वेव फ्रंट की बात करी, इसको वेवलेट नाम दिया। अब ये क्या हुआ, ए बी सी डी ई की बात करना स्टार्ट किया। अब ये क्या करेगा, नया वेव फ्रंट बनाएगा, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश जितना। अब हमने एक टेंजेंशियल खींचा जो ए डैश बी बी डैश सी सी डैश जितना भी है उसके नॉर्मल की बात कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सही चर्चा है, वाकिफ मानते हो। तुम चाहते हो क्या नोट्स बनाए? आ जाओ। पहला क्या है, न्यूटन सर क्या बोला इन्होंने बोला कि जो भी है टाइनी पार्टिकल्स की बात करते हैं। टीनी बोल दो, जो बोलना है बोल दो। जो क्या है, मासलेस हैं, रिजिड हैं, एनी शेप की बात करेंगे। डेंसर मीडियम में ज्यादा, रेयर में कम बता चुके हैं। फिर कौन आए, डच साइंटिस्ट कौन, हाइगेंस। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि लाइट ऑफ रे मैकेनिकल वेव की भांति व्यवहार करती है। मीडियम कौन था, ईथर था, ROR वाला नहीं भाई। और इनके अकॉर्डिंग
पोलराइजेशन को हम नहीं समझा पाए, बाकी इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन को बता पाए थे, डिफ्रैक्शन को भी बता पाए थे। और ये जो है ये किसी को भी नहीं बता पाए, इंटरफेरेंस को भी नहीं बता पाए, डिफ्रैक्शन को भी नहीं बता पाए और पोलराइजेशन को भी नहीं बता पाए। ये क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि इन्होंने बोला था जो रे है वो मीडियम को मांगती है मतलब, और हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। चलो ठीक बात है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन की बात की, उसके बाद हमने उसकी बात की, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। उसके बाद हमने बात की 3 स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और तीसरा प्लेन वेव फ्रंट। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक जो बात करी थी हमने वो क्या की थी? इंपॉर्टेंट डाल लो भाई। रे ऑफ लाइट जो होती है वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। उसके बाद सेकेंडरी वेवलेट कंस्ट्रक्शन की बात करना स्टार्ट की, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। आसान मानते हो? आसान मानते हो? अरे आसान ही है भाई। सही चर्चा है। चलो ठीक बात है, नोट्स बनाते रहो, घर वालों की बात मानते रहो, सब काम बढ़िया चलेगा। उसको मैंने जब जब देखा, लोहे की तरह तपते देखा, ढलते देखा, जलते देखा और गोली की तरह चलते देखा। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।